हेलो एवरीवन। हम आज एक लिक्विड के प्रॉपर्टी को डिस्कस करने वाले हैं। लिक्विड के प्रॉपर्टी बहुत सारे हमने बात किया हुआ है, उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है श्यानता। हिंदी में बोलते हैं श्यानता या विस्कासिता, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको विस्कोसिटी। तो मैंने दोनों नाम लिखा हुआ है ऊपर। अब हमको इसी प्रॉपर्टी की बात करना है। क्या है ये प्रॉपर्टी, थोड़ा सा विचार किया जाए। क्या ये प्रॉपर्टी डिस्कस करता है हमको, विस्कोसिटी या विस्कासिता क्या है ना। तो द्रव में एक तरह से बहाव का गुण होता है, फ्लो का प्रॉपर्टी होता है। लिक्विड हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। तो वो जो फ्लो होता है, द्रवों की जो बहाव होती है, वो बहाव कैसा होता है, वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो बहाव को देखो, अब अलग अलग द्रव के जो बहने का गुण है वो अलग अलग होता है। कोई जैसे आप एक शहद का एग्जाम्पल ले लो और एक नॉर्मल जल का एग्जाम्पल ले लो। पानी को एक कांच के मान लो तिरछे से सतह है, उस पर अगर छोड़ दूं तो एक तरह से इस सतह पर मान लो ऐसा तिरछा सतह है, इस सतह पर यहाँ टपकाऊं तो पानी को ऐसे यहाँ टपकाऊंगा तो बहुत तेजी से गति कर जाएगा। लेकिन जब मैं इसमें शहद को टपका दूं तो शहद की गति अब जानते हैं बहुत स्लो होगा। शहद है, ग्लिसरीन है, जो गाढ़ा द्रव है, उसको हम लोग कई बार विस्कस लिक्विड कहते हैं। विस्कस लिक्विड, गाढ़ा द्रव। तो एक तरह से गाढ़ापन ही एक तरह से विस्कोसिटी कहलाता है। विस्कोसिटी मतलब श्यानता, मतलब गाढ़ापन, कितना गाढ़ा है, कितना तनु है। तो विस्कोसिटी हमको एक तरह से इनडायरेक्टली एकदम बोलचाल में बोलूं तो गाढ़ापन के बारे में बात करता है। तो ये क्या है, ये ऐसा गुण है जो द्रवों के प्रवाह को निर्धारित करता है। तो पहले डेफिनेशन में ये लिखता हूँ कि द्रव का वह गुण जो उसके प्रवाह को निर्धारित करता है कि वो कितना स्लो बहेगा, कितना फास्ट बह जाएगा, तो उसको बोलते हैं विस्कासिता। तो मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन, द्रव का वह गुण, द्रवों का वह गुण, द्रवों का वह गुण जो उनके प्रवाह को निर्धारित करता है, जो उनके प्रवाह को निर्धारित करता है। क्या बोला भाई? जल का या द्रवों का वह गुण जो उनके प्रवाह को निर्धारित करता है, विस्कासिता कहलाता है। द्रवों का वह गुण जो उसके प्रवाह को निर्धारित करता है, विस्कासिता कहलाता है। ठीक है, हाँ। तो यहां से लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड दैट डिसाइड property of liquid that decide the flow of liquid, decide the flow, known as viscosity, known as viscosity। ठीक है, ये विस्कोसिटी कहलाता है। तो मैं यहाँ पर विस्कोसिटी कहलाता है नहीं लिखूंगा, आप लिख देना श्यानता कहलाता है, और इंग्लिश में यहाँ पर पूरा लिख दिया हूँ। ठीक है, तो ठीक है कि हम जानते हैं कि प्रवाह, अब देखो अलग अलग द्रवों का प्रवाह अलग अलग होता है, अलग अलग द्रवों का प्रवाह अलग अलग होता है, ये भी सब फैक्ट है। तो यहाँ लिख सकता हूँ कि अलग अलग द्रवों का प्रवाह अलग अलग होता है, अलग अलग द्रवों का प्रवाह अलग अलग होता है। ठीक है, डिफरेंट लिक्विड हैव different flow, different liquid have different flow, अलग अलग द्रव का प्रवाह अलग अलग होता है, ये हमको पता है। ये मैंने पहला पॉइंट लिखा, फिर हमने दूसरा पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट हो गया। अब उसके बाद देखो ये क्यों होता है, ये प्रवाह अलग अलग होता है, उसका कारण क्या है, तो उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ।
यहाँ पर देखो, अभी मैं बोल रहा हूँ कि विस्कासिता एक गुण है जो प्रवाह को निर्धारित करता है। दूसरा बोल रहा हूँ द्रवों का अलग अलग, द्रवों का प्रवाह अलग होता है। एक चीज और है, एक ही द्रव का कई बार परत दर परत प्रवाह भी अलग अलग होता है। खासकर जो ज्यादा श्यान द्रव है उसमें ये घटना ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है। होता सब में है लेकिन दिखाई देता है अच्छे से श्यान द्रव में। अच्छा, अब हमको दिमाग में आता है, उसी पर बात करने वाला हूँ आगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा साइड हेडिंग बदलूंगा। ये इंट्रोडक्शन हो गया है क्या कि द्रव के अलग अलग परतों का जो गति है वो भी अलग अलग होता है। हाँ, क्या बोल रहा हूँ, द्रव के अलग अलग परतों का गति या प्रवाह भी अलग अलग होता है। एक ही द्रव की बात कर रहा हूं ना, ये द्रव मतलब एक ही द्रव के अलग अलग परतों की का गति भी अलग अलग होता है। क्या बोले वे कि एक ही द्रव के अलग अलग परतों की गति भी अलग अलग होती है। सेम लिक्विड है different velocity of different motion, different velocity of different layer of different layers, ये याद रखें, different layers। तो ये मैंने तीन बातें लिखी। ये क्या है, जो द्रव मान लो इतना मोटा परत है द्रव का, या इतना मोटा द्रव हमने यहाँ पर शहद में देखोगे मोटा परत दिखता है, तो उसके जो निचले वाला परत की गति अलग, ऊपर वाले परत की गति अलग, ऊपर वाले परत की गति और अलग। कहने का मतलब परत दर परत भी अणुओं की जो परत होती है उस परत में अलग अलग गति ऑब्जर्व होता है, ये विस्कोसिटी वाले घटना में। ठीक है, विस्कोसिटी में अब देखो, ये हम लोग अभी तक जो बात की उसमें ऐसा लग रहा है कि हम गुणों की बात किए हैं। गुणों की बात किए मतलब विस्कोसिटी क्या होता है, कि किसको विस्कस लिक्विड बोलते हैं, क्या कारण है उसका, ये सब बात किए हैं। लेकिन कोई बोले कि विस्कोसिटी को एक वैल्यू की तरह, कौन ज्यादा विस्कस है कौन कम विस्कस है, ऐसे तुलनात्मक अध्ययन करना हो जाए तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये ज्यादा विस्कस है और ये कम विस्कस है। आपने बोला कि शहद ज्यादा विस्कस है, शहद पानी से, लेकिन कितना ज्यादा, किस डाटा के बेस पर बोल रहा हूँ। तो आपको वो जो वैल्यू क्या होना चाहिए जिसके आधार पर हम श्यान द्रव और अश्यान द्रव के बारे में बात कर सकें। तो वो आधार क्या है ना, वो विस्कोसिटी का आधार क्या है, ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो उस आधार, इसको हम यह भी जो अध्ययन कर रहे थे अभी तक, जो बात किए हैं वो मात्रात्मक है, हम क्वालिटी की बात किए हैं, क्वालिटेटिव है। अभी हम एक तरह, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे वो गुणात्मक था, क्वालिटी की बात कर रहे हैं। अब हम इसमें मात्रा की बात करेंगे, क्वांटिटेटिव मात्रा की बात करेंगे। तो इसको मात्रा को निर्धारित करने के लिए या श्यानता की अमाउंट को डिसाइड करने के लिए एक वैल्यू हम लोग डिसाइड कर देते हैं। वो वैल्यू क्या है, विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि मैं ऐसा लिख सकता हूं कि विस्कासिता को एक ऐसा लिख सकते हैं, विस्कासिता को मात्रात्मक रूप से विस्कासिता गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। विस्कासिता गुणांक द्वारा दर्शाया जाता है। इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या कि विस्कोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड, विस्कोसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड quantitatively by viscosity coefficient। विस्कोसिटी कोफिशिएंट नाम का टर्म्स के मदद के बिना इसको क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंट करना मुश्किल काम है। ठीक है, तो इसलिए अब हमको ये टर्म को पढ़ने की जरूरत है। तो इसमें और हमको समझ में आएगा कि ये और क्लियर करेगा कि क्या है ये विस्कोसिटी, कैसे स्टडी होता है। ठीक है, इतना नोट करें।
देखिए अब हमने पीछे बात किया था कि विस्कोसिटी की घटना को समझना है तो उसको क्वांटिटी वाइज अगर समझना चाहें तो एक वैल्यू की जरूरत पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं ईटा, और ईटा का मतलब हो गया विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट ईटा यहाँ कैसे दिखाना है उसको देखें। विस्कोसिटी कोफिशिएंट मैं बोलता हूँ, विस्कोसिटी कोफिशिएंट को हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे ईटा, इसको नीटा बोलते हैं, तो नीटा, ठीक है, ईटा बोलो जैसा भी, मैं इसको क्या प्रोनाउंस करोगे उसके लिए लिख देता हूँ, ईटा बोलते हैं, ईटा, ईटा, इसे ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक वर्ड है, ईटा से दर्शाते हैं। इसे ईटा से दर्शाते हैं, ठीक है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ईटा। पहला चीज विस्कोसिटी कोफिशिएंट को पहला पॉइंट हमने लिख दिया, ईटा से दर्शाते हैं। क्या है, चलो थोड़ा सा जो द्रव में कुछ बहाव का प्रॉपर्टी है उसको थोड़ा सा समझते हैं। मैंने एक डायग्राम बना रखा है, डायग्राम में ये कोई सतह है, ये क्या है, ठोस सतह है, वो भी ठोस सतह है, चिकनी सतह, कांच की सतह हो सकती है, ठोस सतह है, इट इज अ सॉलिड सरफेस। अब इस सॉलिड सरफेस पे हम यहाँ एक गाढ़ा द्रव छोड़ दिए, जैसे कहने का मतलब ये हुआ, ये गाढ़ा द्रव की एक पूरा बूंद है, समझ लो ये गाढ़ा द्रव का एक स्तर है। उस स्तर में आप देखोगे तो जो इस सतह से जो चिपका हुआ लेयर है, ये सतह से जो चिपका हुआ इसका लेयर है, वो लेयर बिल्कुल शून्य वेग पर होगा, लगभग शून्य वेग, लगभग बोलो ना, शून्य वेग, लगभग जीरो वेलोसिटी पर होगा। ये वाला जो भाग है वो लगभग जीरो वेलोसिटी पर होगा, दिखाई दे रहा है भाई? हाँ, तो ये वाला जो भाग है मैं यहाँ लिख रहा हूँ जीरो वेलोसिटी, अब चाहो तो लिख लेना, जीरो वेलोसिटी पर होगा। लेकिन हम इस परत में, इस बड़े से इस एक तरह से लिक्विड के गाढ़ा जैसे शहद है, शहद को एकदम माइक्रोस्कोप लेवल पे देख रहे हैं, समझ लो एक बड़ा सा ड्रॉप वहां पर डाल दिए हैं, और तो नीचे से ऊपर की ओर जैसे चलते हैं तो हम इधर से उधर जाते हैं तो क्या बढ़ता है, इस सतह से डिस्टेंस बढ़ता है। डिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है, ये जो पहली परत है वो शून्य वेग में है, कहने का मतलब स्थिर है, इसके ऊपर ये जो दूसरी परत है वो दूसरी परत थोड़ा सा गति करेगा, मतलब इसकी स्पीड कम से कम होगा। फिर इस दूसरे परत पर, ये जो दूसरे परत है उस पर जो तीसरा परत है, मैं इसको अलग अलग नोटेशन से दिखा रहा हूँ, ये जो तीसरा परत है थोड़ा इससे ज्यादा गति करेगा, फिर इस तीसरे परत पर ये चौथा परत इससे ज्यादा गति करेगा, जो भी सबसे टॉप में जो लेयर होगा वो अधिकतम वेग में होगा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी में होगा, वी मैक्स होगा इसका, ठीक है। और ये वाला पार्ट क्या होगा, वी जीरो होगा। सबसे पहला लेयर में वी जीरो रहेगा क्योंकि चिपका रहेगा सतह से, और जैसे जैसे ऊपर चलते जाओगे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो बढ़ते जाती है। अब वेलोसिटी बढ़ते जाती है तो यहाँ पर एक शब्द आएगा क्या, कि वेलोसिटी में चेंज होगा ऊपर जाने पर। किसके रेस्पेक्ट में ऊपर जा रहा है, मतलब किसके रेस्पेक्ट में चेंज, तो डिस्टेंस चेंज के रेस्पेक्ट में। तो dv, मान लो कोई x डिस्टेंस है तो dv बाई dx लिखो, डेल्टा v बाई डेल्टा x। तो dv बाई dx जो लिख रहा हूं ये क्या है, वेलोसिटी का चेंज किसके रेस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में। इसको दूसरे शब्दों में वेलोसिटी ग्रेडियंट भी बोल देते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब वेग प्रवणता। तो वेग प्रवणता भी होता है। तो मैं यहाँ पहला पद क्या लिखूंगा कि द्रव के ऐसा लिख देता हूं, सतह से निकटतम द्रव स्तर स्थिर होता है, सतह के निकटतम जो द्रव स्तर है वो स्थिर होगा, और जैसे जैसे और ऊपर चलने पर, ऊपरी स्तर पर बढ़ने पर, ऊपरी स्तर की ओर बढ़ने पर, ऊपरी स्तर की ओर बढ़ने पर
क्या बोला, ऊपरी स्तर की ओर बढ़ने पर, ऊपरी स्तर की ओर बढ़ने पर गति या प्रवाह भी बढ़ता है ना। अर्थात एक वेग प्रवणता, अर्थात एक वेग प्रवणता का अस्तित्व सामने आता है, का अस्तित्व होता है। ये देखो, ये जो सेंटेंस लिखा हूं उस सेंटेंस का मतलब मैं समझा देता हूं इंग्लिश में, मैं बोल देता हूं, सुन के लिख लेंगे इंग्लिश वाले। क्या, सतह से, यहां लिखा हिंदी में, सतह से निकटतम द्रव स्तर स्थिर होता है, ये वाला। ऊपर जैसे जैसे चलते जाते हैं ऊपरी स्तर की ओर बढ़ने पर वेग भी बढ़ता है, अर्थात वेग प्रवणता, एक वेग प्रवणता का अस्तित्व होता है ना। क्या बोला भाई, फर्स्ट लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस इज ऑलमोस्ट इमूवेबल, फर्स्ट लेयर क्लोजेस्ट टू द सरफेस इज ऑलमोस्ट इमूवेबल, when we moves up velocity, especially the relative velocity also increases. This velocity change with respect to distance is termed as velocity gradient. और इस velocity gradient जिसको इंग्लिश में वेग प्रवणता बोले हैं, ये वेग प्रवणता, हिंदी में वेग प्रवणता, इंग्लिश में वेलोसिटी ग्रेडियंट, है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस, है ना। ये पूरा डिस्टेंस डी है मान लो, तो इसमें छोटा चेंज x x x इस तरह से। तो यहां पर d मतलब चेंज, यहां पर dv अपॉन dx हो गया, ये हो गया वेग प्रवणता। क्लियर है बात। तो पहले चीज हमने क्या सोचा, स्तरों के बारे में सोचा, स्तरों के आपसी गति का तुलना किया, तो हमने पता चला कि जो कांच की सतह से चिपका हुआ जो शहद का पार्टिकल है वो एकदम जीरो वेग पर होगा, क्योंकि वो चिपक जाएगा पूरी तरह। उसके ऊपर वाला थोड़ी गति करेगा, उसके ऊपर वाला थोड़ा और गति करेगा, उसके ऊपर वाला थोड़ा और गति करेगा, और जो सबसे टॉप मोस्ट में होगा उसी की गति सर्वाधिक होगी, उसी की गति सर्वाधिक होगी जो सबसे टॉप में है। क्लियर। तो ये हमारा एक तरह से सिस्टम बना है। अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे ये पहला पॉइंट जो मैंने लिखा वो हमको वेग प्रवणता के बारे में बताया। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एक और चीज है कि वेग प्रवणता, चलो ठीक है, डिसाइड हो गया। अब एक और चीज समझिए, इस सतह पर समझो, एक एग्जांपल बताता हूं। कांच की ऐसा तिरछा सतह है, उस पर एक बूंद हमने शहद डाल दिया। शहद अगर वहीं पर चुपचाप कम से कम जगह में है तो थोड़ा सा फ्लो कर सकता है ज्यादा, लेकिन अगर शहद को ऐसा फैला दिए, मतलब एरिया ज्यादा टच कर गया, तो उसका बहाव का गुण कम हो जाता है। फिर उसमें हमको ताकत ज्यादा चाहिए, फोर्स ज्यादा रिक्वायरमेंट करेगा वो अगर गति कराना है तो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस एरिया का, ये जो सरफेस है उसका एरिया बहुत ज्यादा है, तो इसको गति करने के लिए ताकत भी ज्यादा लगेगा। तो ये फैक्ट भी यहां समझ में आ रहा है। मैं क्या बोलूंगा भाई, सरफेस एरिया ज्यादा होने से जो विस्कोसिटी की जो गति है उसके लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है ना। अधिक वेग कराना है तो भी अधिक बल की आवश्यकता है, अधिक क्षेत्रफल भी हो गया तो भी अधिक बल की आवश्यकता होती है। तो यहां लिख देता हूं कि सतह क्षेत्रफल के अधिक होने से, सतह क्षेत्रफल अधिक होने से विस्कस बल, इसको बोलते हैं विस्कस बल, श्यान बल, हिंदी लिखता हूं, श्यान बल भी अधिक होता है। ठीक है। तो यहां पर इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं अभी कि विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया, विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू
द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है विस्कस फोर्स। क्लियर? तो अब यहां पर एक नया शब्द आ गया, विस्कस फोर्स। ये विस्कस फोर्स क्या होता है जरा देखिए, मैं लिखता हूं यहां पर श्यान बल। श्यान बल विस्कस फोर्स, श्यान बल विस्कस फोर्स। तो ये जो विस्कस फोर्स है, मान लो मैं इसको F से दर्शाता हूं, ये ध्यान दें प्रोपोर्शन होता है सरफेस एरिया A के, मान लो सरफेस एरिया इसका A है, और वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन dx के। फिर क्या कर सकते हैं, फिर अगर अब इस प्रोपोर्शन के साइन को हटाना चाहते हो तो क्या लिखेंगे कि F इक्वल्स टू, यहां पर एक कांस्टेंट आएगा गुणांक जिसको बोलते हैं ईटा A dv अपॉन dx। ये है विस्कस बल का कंप्लीट फॉर्मूला। इसका मतलब ये है ईटा जो है यहां पर समानुपातिक स्थिरांक के रूप में आया है, लेकिन इसका कुछ मीनिंग होगा। कैसे मीनिंग होगा हम बात करेंगे। अब इसको थोड़ा सा डिटेल चलते हैं कि यहाँ इस फॉर्मूला पर थोड़ा स्टडी करते हैं, फॉर्मूला और उसके यूनिट पर, हाँ, जिससे हमको ईटा का भी वैल्यू निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये विस्कस बल अब समझ में क्या हुआ कि इस द्रव के ऊपर अलग अलग, ये सतह के ऊपर अलग अलग परत का द्रव अलग अलग गति से चल रहा है, तो इधर से इधर जाने पर गति में परिवर्तन भी दिख रहा है, जिसको हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट बोला। और इस सतह के क्षेत्रफल ज्यादा होने से हमको ताकत भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो देखो इस ताकत का जो निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। अगर वेग ज्यादा चाहिए तो भी ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा, सरफेस एरिया भी ज्यादा फैला हुआ है तो भी ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा आगे मूव कराने के लिए। तो जो आगे मूव कराने के लिए जो बल है, वही बल क्या है, वही श्यान बल है। तो श्यान बल का फॉर्मूला, विस्कस फोर्स का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है, जहां पर जो ईटा नोटेशन है उसका इंट्रोडक्शन हो गया है। अब उसी ईटा के बारे में थोड़ा सा बात करना है और इस बल के बारे में भी थोड़ा बात करना है। पहले इसको नोट करें मैंने क्या बात किया। हमने पीछे एक फॉर्मूला निकाला, उसी फॉर्मूला को यहाँ पर एक बार लिख दिए हैं। ये फॉर्मूला हमको क्या बताता है, ये फॉर्मूला हमको विस्कस फोर्स, या हम हिंदी में बोलते हैं श्यान बल, श्यान बल के बारे में हमको बताता है। तो विस्कस फोर्स या श्यान बल क्या है, तो वो हम यहाँ पर लिख दिए हैं। F इज द विस्कस फोर्स इक्वल्स टू ईटा A dv बाय dx। तो यहाँ से dv बाय dx को लिखा हूँ विस्कोसिटी ग्रेडियंट, वेग प्रवणता, A फॉर एरिया क्षेत्रफल, ईटा विस्कोसिटी कोफिशिएंट विस्कासता गुणांक। तो अब यहां से देखो, ये तो खैर विस्कस फोर्स है, हमको यहां से मेनली हमारा हेडिंग है विस्कोसिटी कोफिशिएंट। तो विस्कोसिटी कोफिशिएंट के लिए देखिए ईटा निकालना है सपोज, तो ईटा को वही छोड़ दो, बाकी सबको इधर ले आओ। तो क्या होगा भाई, F अपॉन ये नीचे आ जाएगा A, और इस पूरे को भी नीचे ले जा रहा हूं dv बाय dx। इसको इसलिए एक साथ नहीं ले जाता हूं, इसको पलट इसलिए नहीं रहा हूं, नहीं तो फिर एक dx को ऊपर और dv को नीचे कर सकता था, लेकिन इसका क्या है मीनिंग चेंज हो जाएगा। हमेशा साथ साथ रखेंगे तो क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आएगा, इसलिए उसको मैं ऐसे ही उतार दिया हूं पूरा का पूरा नीचे, मतलब वही है, यूनिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, इक्वल्स टू हो गया ईटा। अब इतना होने के बाद अब हमको विस्कोसिटी कोफिशिएंट मिल गया, ये विस्कोसिटी कोफिशिएंट का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहां से इसका यूनिट पूछा जाता है। पहला हम पॉइंट सॉल्व करेंगे यूनिट, यूनिट या फिर हिंदी में क्या बोले, मात्रक। तो यूनिट दो तरह से, पहले सीजीएस यूनिट देख लेते हैं। सीजीएस यूनिट में फोर्स, बल, बल का यूनिट होता है डाइन, डाइन, ठीक है, बटा एरिया, एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर, और फिर डीवी है, डीवी मतलब वेग है, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, और dx है मतलब डिस्टेंस है, सेंटीमीटर। ये लो, ऐसा पूरा होगा। ये सीजीएस यूनिट है ना, सीजीएस यूनिट है, याद रखना सीजीएस, समझते ना, सीजीएस, एमकेएस, एसआई, तो सीजीएस यूनिट है। अब क्या क्या बचा, यहां देखें, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ठीक है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, बचा क्या, बचा ये डाइन, और नीचे से ऊपर ले जाऊंगा तो ये इसको ऊपर ले जाऊंगा तो सेकंड का पावर 1 हो जाएगा, डाइन सेकंड, और सेंटीमीटर का माइनस में पावर 2 हो जाएगा, डाइन सेकंड सेंटीमीटर
का पावर -2, इस तरह से ध्यान दें। तो ये पॉइस भी है, इसी को हम लोग एक शब्द बोलते हैं क्या, पॉइस, POISE, ठीक है। इसको हम लोग इतने को एक नया शब्द यूज करते हैं, POISE, यहां लिख देता हूं भाई, इसी को एक नया शब्द यूज करते हैं, POISE, पॉइस। 1 पॉइस का मतलब होता है 1 डाइन सेकेंड, ये एस को स्मॉल लिखता हूं, नहीं तो कुछ अलग दिख रहा है, सेकेंड सेंटीमीटर या पर सेंटीमीटर स्क्वायर को, ये हो गया। दूसरा एसआई यूनिट और एमकेएस एक जैसा है, हाँ। तो एसआई यूनिट की बात करूं तो एसआई यूनिट में देखो, पॉइस को समझाना था, इसलिए पॉइस के लिए मैंने सीजीएस बताया। अब एसआई में देखो, एसआई में फोर्स की जगह रखेंगे न्यूटन, है ना, इसको ही सुधार देगा, न्यूटन, सेकेंड की जगह सेकेंड और सेंटीमीटर की जगह रहेगा मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये है एसआई यूनिट और ये है सीजीएस, और सीजीएस का भी दूसरा नाम पॉइस, ठीक है, पॉइस, POISE, पॉइस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमने विस्कोसिटी गुणांक क्या है उसके बारे में बातें कर लिया है, ठीक है भाई। मेरे ख्याल से इतने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ तक नोट करिए। फिर इसके आगे की बात करते हैं कि विस्कोसिटी को प्रभावित करने वाले कारक, नोट करें इसको अच्छे से। देखिए, बात करते हैं श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक। श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, पूरा लिख देता हूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग विस्कोसिटी, ये याद रखना। अलग बहुत सारे फैक्टर हैं, आपने कुछ तो उस विस्कस फोर्स के फॉर्मूला से अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, ये याद रखें, विस्कोसिटी जो है वो प्रोपोर्शन होगा किसके, ईटा के। हमको ईटा का वैल्यू डिसाइड करना है, ठीक है। विस्कोसिटी प्रोपोर्शन होगा ईटा का, तो ईटा का वैल्यू डिसाइड करना है एक तरह से। ईटा का वैल्यू बढ़ाने वाला ज्यादा, सीधी सी बात है, गाढ़ापन मूवमेंट स्लो होना चाहिए। तो मूवमेंट स्लो होने के क्या क्या जरूरी चीज है, पहले देखो। पहला अगर बात करूं, एक फैक्टर लगाता हूं ताप, टेम्परेचर। अब देखिए, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो नो डाउट मॉलिक्यूल की स्पीड बढ़ेगी, मॉलिक्यूल को ऊर्जा मिलेगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी प्रोवाइड होगा, स्पीड बढ़ेगा, जल्दी गति करेगा, तो फिर वो फास्ट मूव करेगा, तो वो तरलता बढ़ जाएगी, वहां श्यानता कम हो जाएगी। तो मैं बोलता हूं टेम्परेचर बढ़ाने से विस्कोसिटी हो जाता है कम, श्यानता हो जाती है कम, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अणुओं का आकर्षण बल, अणुओं का आकर्षण बल, अंतर अणु बल, अंतर अणुक आकर्षण, इंग्लिश में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। अगर समझिए आकर्षण बल बहुत अच्छा है, मतलब दो अणु आपस में अच्छे से चिपके हुए हैं, अट्रैक्शन फोर्स है, मजबूती से जुड़ा हुआ है, तो उनको चलने में दिक्कत होगा। जितना मॉलिक्यूल फ्री होगा उतना चलना आसान होगा, तो चलने में दिक्कत होगा, वही तो क्या है, वही विस्कोसिटी है। तो कहने का मतलब बी किसके प्रोपोर्शन है, विस्कोसिटी के प्रोपोर्शन है। जितना ज्यादा आकर्षण बल उतना ज्यादा उसके विस्कोसिटी, गाढ़ापन, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हैं, बोल सकते हो कि डिस्टेंस या ये भी छोड़ दीजिए अभी फिलहाल, ये जरूरी नहीं है, बाद में कैलकुलेशन के समय आएगा, समझिए, ठीक है। ये मैं दो फैक्टर को मुख्यतः यहाँ दे रहा हूँ बस, और ज्यादा मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा। हाँ, एक चीज है, घनत्व तो लिख सकता हूँ जरूर। द्रव घनत्व या डेंसिटी जितना ज्यादा होगा उतना ही विस्कोसिटी अधिक होगा। तो केवल ऐसे प्रोपोर्शन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन की, घनत्व मतलब सीधी बात है, कम जगह में ज्यादा मास, तो कम जगह में ज्यादा मास आ जाएगा तो फिर वो चलने में उसको भी तकलीफ होगी, वो भी बहुत फास्ट नहीं मूव कर पाएगा, तो फास्ट नहीं जा पाएगा तो वही गाढ़ापन कहलाएगा। तो गाढ़ापन क्या हो गया, विस्कोसिटी हो गया।
तो ये कुछ कारक हैं, ठीक है। कारक को नोट करें। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग में एक इक्वेशन का बड़ा रोल था, है ना। फैक्टर्स अफेक्टिंग में ही जैसे हमने 3 फैक्टर बात किया, 3 फैक्टर के नीचे आप पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो कि फैक्टर्स अफेक्टिंग या प्रभावित करने वाले कारकों को एक समीकरण के रूप में पॉइज़ले नाम के साइंटिस्ट ने दिया, जिसको हम पॉइज़ले समीकरण बोलते हैं, और उसी से आया था यूनिट पॉइस, ठीक है, इसी के नाम से आया था यूनिट पॉइस। खैर पॉइज़ले समीकरण क्या है, प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर में ही एक टॉपिक है छोटा सा। तो आप पैराग्राफ चेंज करके क्या लिख सकते हैं कि विभिन्न कारकों को जो श्यानता को प्रभावित करता है एक साथ एक समीकरण में पॉइज़ले ने दे दिया, जिसको हम पॉइज़ले समीकरण कहते हैं। क्या है पॉइज़ले समीकरण, जरा देखिए। ईटा इक्वल्स टू पाई आर का पावर 4 टी पी अपॉन 8 वी इंटू एल। क्या है ये, इसमें कौन ये एक्चुअल में एक प्रैक्टिकल कैलकुलेशन पर भी बेस्ड है। ये जो कुछ टर्मिनोलॉजी है ना वो प्रैक्टिकल में ही दिखता है। क्या क्या है जरा समझे। पाई मतलब आप जानते हो कांस्टेंट है 3.14। ये आर क्या है ये समझ में आया, त्रिज्या है। लेकिन किसकी त्रिज्या, तो रेडियाई ऑफ कैपिलरी, जो हम केशिका नली यूज करते हैं इसको जब श्यानता नापते हैं। तो आपको आगे प्रैक्टिकल कैसे होता है उसको बताऊंगा इसी के बाद अगले क्लास में, तो बताऊंगा। उसमें एक ट्यूब होता है, ट्यूब में पतली नली होती है, उसको उसकी जो रेडियाई होती है उसको बोलते हैं, उस पतली नली को बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब या केशिका नली, और उसकी त्रिज्या को यहाँ रखते हैं आर, ठीक है। यहाँ टी है समय, कितने समय में बूंद गिरने का समय कितना है, तो ये सेकंड में समय होता है टाइम। पी है प्रेरक बल बोलते हैं, है ना, प्रेरक बल इंड्यूस्ड फोर्स या प्रेरक दाब बोल देते हैं हिंदी में। प्रेरक दाब इंड्यूस्ड प्रेशर, क्या होगा भाई, इंड्यूस्ड प्रेशर, इंड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है, प्रेरक दाब। फिर उसके बाद क्या, ये V क्या है, V है वॉल्यूम, है ना, जो भी हम उस जो भी हम सैंपल लेंगे उसका वॉल्यूम कितना लिया है। L है उसी ट्यूब की जो चली गई दूरी बोल सकते हो, या एक जब वो बूंदों की संख्या निश्चित हम गिन लेते हैं तो एक जगह दूसरी जगह चली गई दूरी, तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल। तो इन सब को देखा जाए तो एक फिक्स आयतन, फिक्स कंडीशन पर ना कुछ कुछ चीजें कांस्टेंट होती है, ये सारी चीजें कांस्टेंट होती है। तो इसको हम लोग एक साथ यहाँ पर के लिख देते हैं, तो ये के हो जाता है, तो पी इंटू टी बचता है। अब पी इंटू टी के अलावा भी कुछ और कारक हैं जो हमको प्रैक्टिकल में काम आता है। तो वहां देखना कि जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उतना ज्यादा प्रेरक बल होगा या प्रेरक दाब होगा, जितना ज्यादा घनत्व होगा उतना ज्यादा विस्कोसिटी होगा, ये इस पर तो बात हुई थी। और जितना ज्यादा विस्कोसिटी होगा उतना उस बूंद को गिरने में समय लगेगा, तो समय भी उसके समानुपाती होता है। तो समय भी इसके समानुपाती है, घनत्व समानुपाती है, और प्रेरक दाब भी समानुपाती है। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग में ही इसको जोड़ देना है, और इसी के साथ थ्योरी पार्ट इसका हो जाता है पूरी तरह फिनिश। एक अच्छा नोट्स बना के रख सकते हैं, लेकिन इसका निर्धारण बच गया है, तो निर्धारण को अगली क्लास में करूंगा। वो निर्धारण थ्योरी साथ साथ प्रैक्टिकल दोनों में काम आएगा। क्लियर है, तो आज के लिए इतना। नोट करें बहुत अच्छे से और एक नोट्स तैयार करके रख लें।